Good morning, all of you. Today we start our new chapter, comparing quantities. इस चैप्टर में पहले करेंगे रिकॉल हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस को, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक रहेगा अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इन प्रीवियस क्लास 7th उसमें भी हमने रेशियो प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस रीड किए थे। तो रेशियो क्या हुआ करता था? रेशियो इज द रिलेशन विच वन क्वांटिटी बियर टू अनदर ऑफ द सेम काइंड, है ना। यानी टू क्वांटिटी होती थी अपने पास, अगर दोनों ही सेम टाइप्स की हो तो उनको कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक मेथड हुआ करता था, उसको कहते थे हम रेशियो। जैसे उसको लिखते थे हम लोग A:B, है ना। रेशियो को कैसे लिखा जाता था अपना? A:B, जो दोनों ही क्या थी, सेम टाइप्स की क्वांटिटी हुआ करती थी। इसको हम लिखते थे A⁻B या फिर A/B, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं थी। इसी के साथ अपना एक पार्ट और था प्रोपोर्शंस। यहां तो जब हमने केवल क्या किया, केवल वन टाइप की क्वांटिटी को, ओनली वन क्वांटिटी को क्या किया था, कंपेयर किया था। और वही जब प्रोपोर्शंस के लिए हम क्या कहें कि हमारे पास टू टाइप्स की क्वांटिटी हो जाए, तो उसको हम अगर क्या करें, कंपेयर करें, तो उस मेथड को हमने नाम दिया था प्रोपोर्शंस। इट मींस A:B इक्वल्स टू C:D। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग कि A:B प्रोपोर्शंस C:D। याद आ रहा होगा कुछ कुछ, है ना। बहुत अच्छे से समझा था हमने इस चीज को। यहाँ हमने B और C को आपस में मल्टीप्लाई किया था और A और D को मल्टीप्लाई किया था। देन A और D को हमने क्या कहा था कि एक्सट्रीम, और ये था अपना मीन। यहां से कंक्लूजन और निकला था अपने पास कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है ना। यही कंक्लूजन निकाला था हमने कि प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के क्या होगा, इक्वल होगा। कब? जब टू प्रॉपर्टीज कैसे होगी, प्रोपोर्शंस में होगी, है ना। यानी टू प्रॉपर्टीज कैसे हो सकती है हमारे पास, अगर प्रोपोर्शन में होगी तो A/B इज इक्वल टू C/D होगा ही होगा, या फिर कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल होगा। अपनी बुक की एक्सरसाइज 8.1 जो है उसमें टोटली केवल परसेंटेज बेस पर 6 क्वेश्चंस गिवन है, बट हम 6 को 16 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 2 पार्ट थे रेशियो के और प्रोपोर्शंस के। थर्ड पार्ट आता था अपने पास परसेंटेज के रिगार्डिंग। और हमें ये पता है कि परसेंटेज जब कभी भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो परसेंटेज हमेशा 100 के ऊपर निकाली जाती है ना। परसेंटेज हमेशा किसके ऊपर निकाली जाती है? 100 के ऊपर निकाली जाती है। यानी किसी वैल्यू को मुझे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, देन वी मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कन्वर्ट इनटू परसेंट। मान लिखा, मैं लिखा आपके लिए 3:4, कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, कि 3:4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो हमने कहा बेटा कि 3:4 को हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। परसेंट में कन्वर्ट करना था, इट मींस मल्टीप्लाई बाय 100 लगा दिया हमने, है ना। 3:4 इट मींस 3/4, जो क्या था, एक रेशियो का फॉर्म ही तो था अपना। मुझे किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। इट मींस मैंने 3/4 इज मल्टीप्लाई बाय क्या किया, 100 किया। करें सिंप्लीफाई, 4 1 जा 4, 4 की टेबल से इसको कट किया मैंने 25, देन जब मल्टीप्लाई हुआ तो मिला 75, कन्वर्ट किया था परसेंट में, इट मींस परसेंटेज का सिंबल लगाया 75%। कि सर अगर वही 3:4 की पावर की जगह अपने को 2:3 दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे? को बेटा वही करेंगे जो यहाँ किया हमने कि 2:3 मल्टीप्लाई विद 100 हो जाता अपना। बट इस केस में क्या हुआ, 3 की टेबल से 100 को सिंप्लीफाई नहीं कर पाए हम लोग। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, देन बना था अपना 200
अपॉन 3, या तो मैं 200 अपॉन 3% लगाऊंगा। अगर मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो 200 को 3 से कर देंगे डिवाइड, 6 6 30, सॉरी 3 6 18, फिर 3 6 18, 220 अपॉन 3। ये तो रखा मैंने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कि सर अगर मिक्स में नहीं ले जाऊं, मैं डेसिमल में लेके आऊं, तो तू डेसिमल में ले ले बेटा। कि 66 पॉइंट जाना तो 6 कंटिन्यू है, तो 67% अप्रोक्सीमेट करके हम ड्रॉप आउट कर देते। ये तो था कब, जब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया था। अगर ऑलरेडी गिवन ही परसेंटेज वैल्यू हो तो मान ली लिखा मैंने आपके लिए कि 15%, है ना। नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहेगा कि इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करो बेटा। तो चलो 15% का सिंबल रिमूव करेंगे, कितना लगता है 100। यानी जब हमें परसेंट में कन्वर्ट करना था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, और वही जब परसेंट का सिंबल रिमूव करना था तो हमने डिवाइड कर दिया 100 के साथ। चले, अगर मैं इसको डेसिमल नोटेशन में लेता हूं तो मैं लिखूंगा 0.15। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 15 अपॉन 100। करें सिंप्लीफाई, 5 की टेबल से 3 टाइम 5 2 जा 10, देन 3 अपॉन 20, 3 अपॉन 20। ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। यानी सबसे पहले क्या देखा हमने कि रेशियो को देखा। रेशियो क्या था कि रेशियो इज द रिलेशन विच वन क्वांटिटी बियर टू द अनदर क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप्स। कि दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इस चीज का। मान लिखा आपके लिए मैंने कि 15 किलोमीटर इज टू 25 किलोमीटर। दोनों की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी यूनिट दोनों की इक्वल, किलोमीटर एंड किलोमीटर। ओके, देन कन्वर्ट किया 15 इज टू 25, करें सिंप्लीफाई, देन 5 की टेबल में 15 आता है 3 टाइम और 5 की टेबल में 25 आता है 5 टाइम। कि सर आपने इसको ऐसे किया, हम दूसरे तरीके से करें। सर दूसरे तरीके से करते हैं। तो हमने क्या कहा कि हमने a टू b भी लिख सकते हैं और a अपॉन b भी लिखा जा सकता है। इट मीन्स मैं इसको 15 अपॉन 25 भी तो लिख सकता हूं, मेरा ये भी गलत नहीं होगा। फिर क्या करते हैं कि सर सिंप्लीफाई करते हैं, 5 की टेबल से 3 टाइम और 5 की टेबल से 5 टाइम। आंसर तो दोनों केसेस में क्या आया है, 3:5 ही आया है। आंसर बोथ कंडीशन में क्या मिला है, इक्वल मिला। कि सर अगर हमारे पास क्वांटिटी इक्वल नहीं हो तो हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ क्वांटिटी को इक्वल बनाएंगे। कैसे, जैसे मान लिया आपके लिए लिखा मैंने, यहां लिखता मैं 15 पैसे इज टू 5 रुपीज। कि फर्स्ट टाइम मेरे पास क्वांटिटी क्या थी कि पैसे थी, सेकंड टाइम क्वांटिटी क्या थी, रुपीज थी। कि फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों क्वांटिटी को क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे। करें इक्वल, वी नो दैट 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे। ठीक है, देन 5 रुपीज किसके इक्वल हो जाएगा, कि 500 पैसे के। तो 15 इज टू 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, या 500 कर दे, डायरेक्ट बात एक ही है। चलो सर सिंपलेस्ट करते हैं, 5 की टेबल से 3 टाइम 5 1 जा 5। क्या 3 और 100 आपस में सिंप्लीफाई होते हैं, नहीं होते हैं। तो फाइनल आंसर है 3:100। कि सर मैं अगर इसको ऐसे नहीं करके फ्रैक्शन में ले जाना चाहूं तो, अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाऊं तो मैं क्या करूंगा, तो भी मैं ऐसा ही काम करूंगा। क्या करूंगा देखें, क्या 15 था, अपॉन में 5 इंटू 100 लग गया अपने पास, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, देन 3 अपॉन 100। बात तो सब टाइम क्या आ रही है, सेम ही आ रही है ना। यानी क्वांटिटी क्या रहनी चाहिए थी, रेशियो की कंडीशन में इक्वल रहनी चाहिए थी। क्वांटिटी कैसी रहेगी अपने पास, इक्वल। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम रेशियो के बारे में, फिर प्रोपोर्शंस के बारे में, देन परसेंटेज के बारे में। एंड टोटली 3 कॉलम्स है रिगार्डिंग टू अपने एक्सरसाइज नंबर 8.1। एक्सरसाइज नंबर 8.1 में हम लोग इन 3 चीजों के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।
तो चलते हैं, मिलते हैं अपनी बुक एक्सरसाइज 8.1 के रिगार्डिंग। इस चैप्टर की पीडीएफ आपकी ड्राइव में आज की डेट में यानी नेक्स्ट सेकंड क्लास जब भी लगेगी अपनी, उस सेकंड क्लास में ही इसको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिलते हैं हम लोग बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। शायद जो ये कथा मैंने अभी आपके सामने बखान की है ना, यानी समझाई गई आपको जो बातें, उसको अच्छे से समझा है आप लोगों ने। ठीक है, फिर भी अगर कुछ रहता है तो डाउट सेक्शन में 100% बात करेंगे आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 8.1। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। इसका रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो फाइंड करने की मेथड सबने अभी देखे थे, देखो है ना। फर्स्ट क्या था, स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ ए स्कूटर, यानी टू क्वांटिटी है अपने पास, फर्स्ट स्कूटर एंड साइकिल, है ना। देन स्पीड ऑफ साइकिल इज टू स्पीड ऑफ स्कूटर। कि साइकिल की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्कूटर के 30 किलोमीटर पर आवर। कि सर दोनों की क्वांटिटी सेम है, किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 15 1 जा 15 एंड 15 2 जा 30, देन आंसर इज 1:2। अगर वही क्वांटिटी अनइक्वल होती तो हम क्या करते कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी को इक्वल करते। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका पार्ट। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, बोथ हैविंग डिफरेंट क्वांटिटी, है ना, मीटर और किलोमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5 इज टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1000। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्या बना फाइनल आंसर कि 1:2000। कि सर आपने इसको ऐसे लिख दिया, मैं अगर 1/2 लिख दूं तो 1/2 भी तुम्हारा करेक्ट आंसर है। कि सर यहाँ 1/2000 लिखे तो ये भी अपना आंसर करेक्ट ही होगा। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट जो है वो आप अपने पार्ट में डालोगे। ठीक है, और इसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, कि सर ये तो रेशियो की बात हो गई है ना, ये तो किसकी बात हो गई, रेशियो की बात हुई। कि अब अगर हम इसमें प्रोपोर्शन में जाना चाहें तो हम क्या करेंगे। अगर हम प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन मिल जाए तो हम क्या करें कि सर हमारे एनसीईआरटी बुक में तो दिया ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन, तो नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम उसको भी करके देखते हैं। ठीक है, अगर किसी के पास किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट मिलता है अगर आपको, तो डाउट को विद क्वेश्चंस नोट करके रखना। मिलेंगे डाउट सेक्शन में तो बात करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा मैंने आपके लिए कि ए बी एंड सी आर 3 क्वांटिटीज। कि ए बी सी अपने पास क्या है, 3 क्वांटिटीज है, और उसमें भी हमें क्या दे रखा है उसका कि रेशियो के A:B, B:C गिवन है। A:B दिया है मुझे 3:4 एंड B:C दिया है 5:6। और क्वेश्चन कह रहा है मुझे कि हमें रेशियो फाइंड करना है बिटवीन ए बी एंड सी। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड A:B:C, कि मुझे ए बी और सी का रेशियो फाइंड करके दिखाओ।
तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, लास्ट ईयर भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यहाँ हमने सिर्फ 3 मेथड को यूज किया है, ए बी सी 3 क्वांटिटीज है। नेक्स्ट स्टेप में हम लेके चलेंगे यहाँ पर टोटली 4 क्वांटिटीज। बुक वाला क्या कहता है इसको इग्नोर करते हैं, हम क्या कहते हैं उसको देखते हैं। हमें फाइंड करना है ए इज टू बी इज टू सी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मिला हमें कि ए इज टू बी मिला, और ए इज टू बी किसके इक्वल था कि 3:4 के, तो हमने 3:4 लिख दिया। क्या बट सी वाला कॉलम है हमारे पास? अभी भी नहीं है, तो इसको ब्लैंक कॉलम बनाए एक, यहाँ कुछ न कुछ लिखेंगे, है ना, माइंड सेटअप हो रहा है शायद कुछ एक। बी इज टू सी, तो बी के नीचे लिखा मैंने 5 और सी के प्लेस पर रखा 6, बट इस केसेस में मेरे पास ए मेरा ब्लैंक है। क्या ए मिला था? नहीं मिला था, यानी कुछ ना कुछ वैल्यूज ऐसी होगी जिसको हम यहाँ पहले पुट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि भैया ये सी है, सी से पहले कौन है कि बी आता है सर, है ना। बी में कौन है हमारे पास? 4 है, कर ले चीटिंग, चलो ये चीटिंग की और यहाँ 4 लिखा, पीछे वाले को देख लिया हमने, है ना। सेम इसमें भी तो वही करें कि ए तो ब्लैंक है, ए के बाद नेक्स्ट कौन है? बी, बी क्या है? 5 है, तो ये ए बी किसके इक्वल कर दिया? मैंने चीटिंग करके लिख दिया कि तूने 5 लिखा था ना, मैं भी 5 लिख देता हूं। कैसा लिख तो दिया, आंसर गलत हो गया तो मेरा, तो बाद में देखेंगे। अब करेंगे हम यहाँ मल्टीप्लाई, किसको करेंगे? इन बोथ क्यू को, दोनों लाइनों को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देखो 3 5 जार के 15, 4 5 जार 20, 6 4 जार 24। क्या आपस में सिंप्लीफाई होते हैं? किसी कॉमन टेबल से सिंपलेस्ट हो सकते हैं? ये 3 और 5 दोनों में आता है, ये 5 में आता है, ये 3 में तो आता है बट 5 में नहीं आता, यानी ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो इन सबको आपस में क्या कर सके? सिंपलेस्ट कर सके। इट मींस जब हमने फाइंड किया क्या कि a is to b is to c, देन फाइनल आंसर क्या मिला कि 15 is to 20 raised to 24। ठीक है, चलें देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक बार में बात थोड़ी कम समझ में आती है ना, एक बार में हमें बात थोड़ी सी कम ही समझ में आती है। चलो लेते हैं एक क्वांटिटी का क्वेश्चन और, नीचे लिख देते हैं इसके पास। मान लिया मैं लिखा a is to b, 2 is to 3 and b is to c, मैं लिखा 4 is to 5। फाइंड क्या करना है? वही करना है, a is to b is to c, है ना। तो कईयों ने तो अपनी कॉपी में सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर दिया होगा, है ना। चलें करें सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। देन a is to b is to c, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा? a is to b कितना था कि 2 is to 3 था। सी था क्या अपने पास? नहीं है, क्या करेंगे कि चीटिंग करेंगे। किसकी करेंगे? प्रीवियस वाले की। कितना था उसके पास? कि 3 था, लिख दिया हमने वापस। नेक्स्ट कॉलम में गए, b is to c था, देन 4 is to 5, बट इसका भी ए ब्लैंक था। क्या करनी है कि चीटिंग करनी है। किसको करना है कि आगे वाले को देखना है। देख दिया, नेक्स्ट वैल्यू देखी, पुट कर दी, ओके। अब हमें क्या करना था यहाँ पर कि सर फर्स्ट लाइन को सेकंड लाइन से मल्टीप्लाई करना, कर दिया हमने मल्टीप्लाई। 4 2 जार क्या बने कि 8 बने, 3 4 जा कितना हुआ कि सर 12 हुआ, और 3 5 जा कितना हुआ कि 15 हुआ। बट आपस में सिंपलेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि 8 और 12 तो 2 की टेबल में आ सकता है, बट 15 2 की टेबल में नहीं आता। 12 और 15 3 की टेबल में आते हैं, बट 8 3 की टेबल में नहीं आ सकता, है ना। इसका मतलब ये आगे सिंपलेस्ट नहीं होंगे कि सर अगर यहाँ तो आपने सिर्फ लिखा ए बी और सी, अगर एक क्वांटिटी और हो जाती ए बी सी एंड डी, तो हम क्या करते? तो भी हम यही करते जो यहाँ किया है ना। उस केस में भी हम लोग वही काम करते जो हमने काम यहाँ पर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां हम डिस्कस करेंगे सॉरी ए बी सी एंड डी के बारे में।
कि A is to B is equal to 3:4, B is to C 5:6, and C is to D 8:9। तो टोटल 4 क्वांटिटी मिली हमारे पास। क्या क्या मिला? A, B, C and D। देन फाइंड A is to B is to C is to D। निकाले? अभी नहीं निकालना है, सॉल्यूशन करना है पहले, ठीक है ना। चलिए, A is to B, A क्या था कि 3:4 था। क्या सर इसमें तो 2 ब्लॉक खाली रह गए, यानी ना तो मेरे पास C था ना ही मेरे पास D था। तो क्या किया, C ने B से चीटिंग करी और D ने C से कर ली। C ने B की चीटिंग की और D ने C की चीटिंग कर ली। आगे वाले को देख लिया हमने। चलो अब देखते हैं B और C के नीचे। देन 5:6। किस तरफ? यहां देखो, A तो 1 नंबर पे बैठा है और D बैठा है 4 नंबर पे। क्या ये किसकी चीटिंग करेगा? कि जो अपने आगे पीछे होंगे, है ना। जरूरी थोड़ी है कि एक ही बंदे की कॉपी करें हम लोग। मेरे आगे जो बैठा होगा मैं उसकी चीटिंग करूंगा, मेरे जो पीछे बैठा है वो उसके पीछे वाले चीटिंग कर सकता है ना। तो ये यहाँ तो इसने चीटिंग करके 5 लिखा, यहाँ चीटिंग करके इसने किया 6। कि सर C और D के केस में क्या करेंगे? तो C और D के केस में 8:9 लिखेंगे। इससे पहले भी तो 2 कॉलम्स खाली रह गए, है ना। तो ये 8 और ये 8। बस एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना कि चीटिंग जब कभी होगी तो अपनी खुद की क्यू में ही होगी, खुद की लाइन में ही होगी, है ना। चीटिंग ये नहीं कह सकते सर ये इसके ऊपर वाले से भी ले सकता था। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे ऊपर वाला यानी पास वाली रो जो है बहुत दूर बैठी है। हमारे पास वाली रो कहाँ है? बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे बैठी है। तो हम पास वाले ऊपर आगे पीछे किसी रो में नहीं देखना, हमें सिर्फ अपनी लाइन में ही चलना, सिर्फ हमें अपनी लाइन में ही वॉकिंग करनी है। कि वॉकिंग तो कर ली, अब क्या करें कि पहले क्या किया था कि मल्टीप्लाई की थी, तो यहाँ पे भी क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चले देखो 6 4 जा 24, 24 ने किया 9 से मल्टीप्लाई, 24 9 जा होता है 216, 8 4 6 जा 48, 48 4 जा होता है 192, 8 5 जा 40 और 44 जा 160, 8 5 जा 40, 43 जा 120। एक बार चेक करना, मल्टीप्लाई शायद यही आ रही है मेरी, 120, 160, 192 एंड 216। अब क्या ऐसा कोई नंबर है जिनको आपस में अगर मैं इन सबके साथ डिवाइड में लगाऊं तो इसको सबको सिंपलेस्ट कर दे? यस, लास्ट के 2 डिजिट जो 20, 60, 92 एंड 16 सबके सब डिविजिबल है 4 से। किससे डिविजिबल है? 4 से। तो मैंने डिवाइडेड बाय किया 4, सबको 4 से डिवाइड किया। 3 4 जा 12 यानी 30 टाइम, 4 4 जा 16, ये भी 4 की टेबल से जाएगा, 4 4 जा 16, 3 2 32, 8 4 जा 32, ये 4 से जाएगा, 4 5 जा 4 4 जा, सब लोग 2 की टेबल में आते हैं, है ना। तो फर्दर डिवाइड हुआ ये 2 से, तो 2 से डिवाइड होते बनेगा आपका 15, 20, 24 एंड 27। देखो लास्ट के जो 2 नंबर्स है वो 3 की टेबल से डिविजिबल है, बट स्टार्ट के 2 नंबर्स जो है उसमें एक नंबर तो 3 से डिविजिबल है बट सेकंड वाला डिविजिबल नहीं है। तो अपना फाइनल आंसर भी यही है, क्योंकि इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर आता नहीं। नो हैविंग कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन?
ऐसे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा सिर को ऊपर नीचे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ये क्वेश्चन जितने भी होंगे आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे आज की क्लास के एंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखता है क्वेश्चन 18 लीटर मिल्क हैज बीन सप्लाइड बाय ए वेंडर, कि एक वेंडर था, उसने क्या किया, टोटली 18 लीटर मिल्क को सप्लाई किया। तो टोटल सप्लाइड मिल्क बाय वेंडर इज 18 लीटर। ही मिक्स मिल्क विद वाटर इन द रेशियो 5:1। उसने क्या किया, उस मिल्क के अंदर पानी मिलाया और वो उसका रेशियो जो था वो 5:1 था। यहां लिखा मिल्क is supplied by the vendor is equals to 18 लीटर। कुल मिला के कितना मिल्क सप्लाई किया, 18। इसने क्या कहा, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया, देन मिल्क इज टू वाटर कि 5:1। इसका मतलब कि उसने अगर 5 लीटर मिल्क लिया है तो उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया। 5 लीटर मिल्क में 1 लीटर क्या सप्लाई कर दिया उसने, पानी। फाइंड द प्योर क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिल्क सप्लाइड, कि उसने कुल मिला के जो टोटल मिल्क 18 लीटर जो सप्लाई किया है उसमें मिल्क कितना है और पानी कितना है वो हमें अलग अलग सेपरेटली बताना है ना। तो जब रेशियो की बात करते हैं तो एक टर्म आती है अपने पास, सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो, ये सारे क्वेश्चंस वही है जो प्रीवियस क्लास में अपने 7th में भी थे, है ना। सम ऑफ रेशियो इट मींस 5 + 1 करते थे हम लोग, देन कितना मिला कि 6। यानी अकॉर्डिंग टू रेशियो हमने क्या किया कि 6 लीटर मिल्क सप्लाई किया, बट रियलिटी में वो कितना सप्लाई कर रहा है, 18 लीटर। क्वेश्चन ने क्या पूछा हमसे, ये क्वेश्चन पूछता है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन द मिल्क सप्लाइड, कि उसने कुल मिला के जितना मिल्क सप्लाई किया उसमें प्योर मिल्क कितना था, प्योर मिल्क कितना था वो हमें पता करना है ना। तो प्योर मिल्क इन सप्लाइड मिल्क, कि टोटल जो सप्लाई किया था मिल्क उसके अंदर प्योर कितना था, कि सर हमें पता ही नहीं है। देखो हमने कितना सप्लाई किया था, रेशियो के अकॉर्डिंग 6 पार्ट सप्लाई किया था, उसमें से मिल्क कितना था, 5 था। कि जब हमने सप्लाई 6 किया था तो 6 में से 5 मेरे पास क्या था, प्योर मिल्क था, बट मैंने तो टोटली कितने लीटर मिल्क सप्लाई किया है कि 18 लीटर। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, देन 5 3 जा 15 लीटर। यानी कुल मिला के मैंने 15 लीटर मिल्क के अंदर 3 लीटर वाटर मिक्स कर दिया था, है ना। 18 लीटर मिल्क के अंदर मैंने क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाया था कि 15 लीटर तो प्योर मिल्क था मेरा और 3 लीटर क्या डाल दिया था उसमें, मैंने पानी मिला के बेच दिया, है ना। दिमाग मेरे पास है ना, दिमाग मेरे पास है, अच्छा खासा है ना। अंशुल कह रहा है हाँ दिमाग तो है भाई। चले एक क्वेश्चन भी नहीं करेंगे अब। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने को चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस इज ट्रू और नॉट। यानी अभी थोड़ी देर पहले अपनी बात हुई थी कि प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो हालांकि प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था, पूरा टॉपिक था अपने पास प्रोपोर्शंस का। फिर भी किसी के माइंड से अगर वॉशिंग पाउडर निरमा का यूज करते हुए वो अगर धुलाई में चला गया है
है ना। तो फिर उसको एक बार रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अपने को चेक वेदर, कि चेक करो कि दीज आर प्रोपोर्शंस आर नॉट एंड ट्रू एंड नॉट, है ना। कि 12:36 is proportion to 25:75, कि ये प्रोपोर्शंस में है या नहीं है, आर दे इन प्रोपोर्शंस और नॉट, कि क्या ये प्रोपोर्शंस में है या नहीं है। हमने पढ़ा हुआ था कि सर A:B इज प्रोपोर्शनल टू C:D। इस कंडीशन में ये पार्ट होता था मीन का, ये पार्ट होता था अपना एक्सट्रीम का। तो हम लोग कंडक्ट करते थे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। क्या देखते थे हम लोग कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम देखा करते थे। तो सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए तो 36 और 25 तो कहां चले जाएंगे अपने के मीन के पार्ट में, और 12:75 चला जाएगा अपना एक्सट्रीम के पार्ट में। ठीक है, तो चले मीन के लिए क्या लिखा हमने कि 36 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 75। अगर इनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल बनता है देन इट इज इन द प्रोपोर्शन, तो ये प्रोपोर्शन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कि सर क्या इसके अलावा भी कोई हमारे पास मेथड मिल सकता है क्या, कि हम देखते ही बता दें कि हाँ ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो उसको भी यहाँ सॉर्ट आउट करेंगे। करें मल्टीप्लाई, 25 6 150, कैरी लग गई 15, 25 3 75, 75 में 15 ऐड किया, वी गेट 90। क्लियर। 12 की टेबल से 5 9 12, 5 60 का 0 कैरी लग गई 6, 12 7 84, 84 और 6, it is also give us 90. Then 900 is equals to 900, so they are in proportions. They are in proportions, यानी ये पार्ट अपना क्या हो गया कि ट्रू पार्ट हो गया। कि सर क्या इसके अलावा मैं और भी कुछ देख सकता हूँ क्या? यार बहुत कुछ देख सकते हो आप तो, है ना, क्योंकि हमें ऊपर वाले आंखें देखने के लिए ही दी है। चलिए इसका करें यूज। तो हमने जब स्टार्ट किया था प्रोपोर्शंस का पार्ट, तो हमने लिखा कि A:B को हम A/B लिख सकते हैं, C:D को C/D लिख सकते हैं। लिखे इनको, चले करके आते हैं, है ना, काम क्या कि इसको सॉल्व करने का। 12/36 इज इक्वल टू 25/75। करें इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75। इट मींस मिला क्या कि 1:3 इज इक्वल टू 1:3, यानी दोनों का रेशियो क्या था, इक्विवेलेंट था, है ना। इट मींस दे आर इन प्रोपोर्शंस। यानी टोटली 2 मेथड से अपने पास सॉल्व करने के लिए, चेक करने के लिए कि दे आर इन प्रोपोर्शंस, ट्रू और फॉल्स, कि प्रोपोर्शंस में है या नहीं है। इसके लिए फर्स्ट मेथड लगाया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अगर आपके ये जैसा आपने इसको किया, अगर आपने ये सॉल्व करना था तो ये सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पार्ट सेम है, दोनों ही कंडीशन अप्लाइड है। ठीक है, चले चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। कि अगर हमें यहां तो क्वेश्चन में टोटली 4 पार्ट्स गिवन थे, यानी ABCD ऑल आर गिवन, है ना। बट इन केस क्वेश्चन ऑलरेडी कह दे हमें कि ये गिवन पार्ट जो था एक प्रोपोर्शंस का पार्ट है, यानी क्वेश्चन ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शंस, है ना। प्रोपोर्शंस में क्वेश्चन है फाइंड द अननोन क्वांटिटी, फाइंड द अननोन क्वांटिटी। और अननोन क्वांटिटी के लिए फाइंड करने के लिए कहते हैं, तो लिखा क्वेश्चन कि इफ 7:x is equal to 17.5 is to 22.5, then find x, then find x। तो मैं क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। वेरी सिंपल, अपने पास टोटली 2 मेथड से, आप चाहे जिसका यूज करो। मैं चलता हूं मीन और एक्सट्रीम के साथ, तो चलते हैं 7:x
proportion 17.5 is to 22.5. फर्स्ट ऑफ ऑल वही प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. तो ये हो गया आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 22.5 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 17.5. जब इक्वेशन वाला पार्ट किया था तो हमने क्या सीखा था कि जब कभी हमारे पास अननोन क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में जो कुछ भी है इसको उठाकर अनदर पार्ट में कहा ले जाते हैं हम लोग, डिवाइड में. देन x इक्वल्स टू क्या होगा कि 7 मल्टीप्लाई बाय 22.5 अपॉन 17.5. किसा डेसिमल रिमूव किया अपर का तो डिनोमिनेटर में 10 आया, लोअर का किया तो अपर यानी न्यूमरेटर में 10 गया. ठीक है, 10 से 10 मेरा हो गया कैंसिल आउट वन टाइम. 25 की टेबल में 175 आता है 7 टाइम. 25 7 जा 175 और 25 9 जा 225. आप चाहो तो उसको 5 की टेबल से सॉर्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7, देन 9 1 जा 9. तो अननोन क्वांटिटी किसके इक्वल बनी अपनी कि 9 के इक्वल बनी. अननोन क्वांटिटी किसके इक्वल आई है कि 9 के इक्वल आई. एक पार्ट और करते हैं पहले, उसके बाद कुछ विचार किया जाएगा नया. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन. देयर आर 4 प्रोपोर्शंस है ना, ए बी सी एंड डी. तो ये कह रहा है हमें डी अननोन है हमारे पास. डी क्या है, अननोन है. यहां क्या लिखा हमने कि फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शंस. इट मींस फोर्थ नंबर पे वैल्यू क्या है वो पता नहीं है, तो थर्ड वैल्यू तक क्या है वो तो लिखे. तो लिखा 3 12 एंड 15 ऑफ 3 12 एंड 15 कि देयर आर 3 क्वांटिटीज आर गिवन, कि हमारे पास टोटली 3 क्वांटिटीज अवेलेबल है और हमें ये देखना है कि इसके फोर्थ नंबर पे कौन आएगा. व्हाट वैल्यूज कम्स एट द प्लेस ऑफ फोर्थ. देन 3 is to 12 is proportional to 15 और फोर्थ प्लेस खाली था वहां हमने लिख दिया x. बात तो वही की थी, इसने सेकंड प्लेस पर x दे दिया था, वहां वो फोर्थ प्लेस पर x दे रहा है. ठीक है, चलें कोई इश्यू नहीं है. वहीं चलेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे कि मीन ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को लेके चलेंगे. ठीक है, यानी सेम एज फॉर्मूला कॉपी करते हैं. लिखते हैं इसके लिए कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. करें इसको स्टार्ट. मीन में कौन है अपने पास कि 12 मल्टीप्लाई बाय 15 है. एक्सट्रीम में कौन है अपने पास कि 3 मल्टीप्लाई बाय x है. हमें किसको फाइंड करना है कि x को करना है. तो 3 कहां जाएगा, इनके डिनोमिनेटर में जाएगा. देन 12 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 3. देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. आप चाहो तो 15 को कट कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता. 15 4 जा 16, 54 जा 60. ये बन गया अपना फोर्थ प्रोपोर्शन. ठीक है, आई थिंक बात क्लियर है सबके. चलें देखते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन. देखो अब तक हमें क्या कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सेकंड केस का फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शंस. अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शंस. फाइंड थर्ड प्रोपोर्शंस. थर्ड प्रोपोर्शंस. जब ये थर्ड प्रोपोर्शंस की बात करेगा तो क्वेश्चन दिया है इसने टू 16 एंड 8 कि 16 और 8 के अंदर हमें इसका निकालना है
थर्ड प्रोपोर्शन। 16 और 8 में हमें क्या चाहिए, इसका थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए, ठीक है। देन एक प्रोपोर्शन का नाम आता है अपने पास नया, कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस, बिल्कुल नया है। क्या कहता है ये, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि 16 is to x, 8 is to x होता है। इस केस को हम क्या पढ़ सकते हैं, 16 is to x, 8 is to x, 16, 8 और x, 16, 8 और x लिखा जाता है। हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, और थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हमने एक नया नाम क्या दिया कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। इस कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि हमारी जो मिडल टर्म, जो बीच में जो गिवन वैल्यू है, इसको हम लोग 2 टाइम नोट करते हैं। कितने टाइम नोट करते हैं इसको हम, 2 टाइम नोट करते हैं। कैसे करते हैं, लिखते हैं अपना मेन ऑप्शन कि 16 is to x, 8 is to x, कि 16 is ratio 8, proportions to 8 is to x। यानी ये जो टर्म जो थी इसको हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन टर्म। यानी जो 8 जो था वो कंटिन्यूड बना, इसका मतलब इसको हमने 2 टाइम नोट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस मिडल वाली टर्म को 2 टाइम ले लिया, बाकी सेम प्रोसेस में चले गए। यानी जब कभी हमें थर्ड प्रोपोर्शंस की बात करेगा तो ओनली 2 वैल्यूज गिवन होगी। थर्ड नंबर पे हम x को लेट करेंगे, और जो इन दोनों टर्म में से जो सेकंड टर्म होगी वो कौन सी बनेगी, अपनी कंटिन्यू टर्म बनेगी। और कंटिन्यू टर्म को कितनी टाइम लिखते हैं हम, 2 टाइम नोट करते हैं। कर दिया नोट। फिर वही घूम घुमा के वही बात लेके आया, क्या लाया कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। कुछ भी नया नहीं किया मैंने ना, नया क्या किया, सिर्फ एक कंटिन्यू टर्म को इंट्रोडक्ट किया। मीन क्या थे कि 8 मल्टीप्लाई बाय 8 था, और वो था 16 मल्टीप्लाई बाय x। एज पर प्रीवियस क्वेश्चन x इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 16। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, देन x इज इक्वल्स टू 4। यानी अपनी थर्ड टर्म कौन बनेगी कि 4। थर्ड टर्म क्या बनी अपनी, 4 बनी, है ना। यानी जब हम किसकी बात करेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस की बात करेंगे, तो हम इस टर्म को किस में ले जाते हैं, 2 टाइम बनाते हैं। किसको, कि मिड वाली वैल्यू को, इसको कहते हैं कंटिन्यू टर्म, कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। 2 टाइम लिखा, बाकी प्रोसेस अपना प्रीवियस प्रोसेस की तरह होता है, ठीक है। बट क्या सर कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये मिडल टर्म, यानी जिसको हमने कंटिन्यू टर्म का नाम दिया, क्या ये कंटिन्यू टर्म ही पूछ ली जाए कि व्हाट इज द कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस, है ना, व्हाट इज द कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस ही हमें पूछ लिया जाए। क्या कभी ऐसा भी पॉसिबल है, क्या क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और जब ऐसा पॉसिबल होता है तो हमारा क्वेश्चन होता है कि फाइंड मीन प्रोपोर्शंस। उस केस में हमें क्या पूछा जाता है, मीन। मीन का मतलब होता है मिडल। यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का एक नया नाम और बन गया अपने पास, वो क्या था, मीन प्रोपोर्शंस ऑफ 32 एंड 8। हमें एक क्वेश्चन मिला कि हमें क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। किसके रिगार्डिंग करना है, 32 एंड 8 के रिगार्डिंग। इट मीन्स हमें मीन की वैल्यू दे रखी नहीं है। मीन हमारा क्या है, अननोन है। और मीन हमेशा कैसा होता है अपना, कि सर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है ना। मीन को क्या रीड करते हैं हम लोग, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी कहते हैं। देन इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम लोग, 32 is to x is proportional to x is to 8। मीन तो अननोन ही था, और मीन हमेशा कैसा होता है अपना, कि कंटिन्यू प्रोपोर्शंस में होता है। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग बोथ आर इक्वल, तो हमने x और x बनाया। फिर वही लिखा, क्या लिखा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम।
प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखा तो लिख देते हैं। ये लो मीन क्या था अपना कि x मल्टीप्लाई बाय x था और वहां था 32 मल्टीप्लाई बाय 8 करें मल्टीप्लाई तो x को x से किया x स्क्वायर बना 32 को 8 से किया 8 टू जा 16 24 1 25 यहाँ स्क्वायर था अनदर हैंड जाते क्या बनेगा के स्क्वायर रूट ऑफ 256 और 256 किसका होता है 16 का स्क्वायर है ना किसका होता है 16 का यानी अपना x किसके इक्वल आ गया 16 के यानी मीन वैल्यू क्या मिली मुझे 16 मीन वैल्यू क्या मिली हमें कि 16 बनी मीन वैल्यू किसके साथ आई है 16 के साथ आई एन इलेक्ट्रिक पोल 16 मीटर हाई कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट दे रखी है 16 मीटर द हाइट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल इज इक्वल्स टू 16 मीटर एंड कास्ट अ शैडो ऑफ 12 मीटर तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मिला हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल इस क्वेश्चन को हम लोग वहां भी ले जा सकते हैं कहां पर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस में है ना डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस भी ऐसा ही कुछ था शायद याद आ रहा हो तो आपको है ना इसने मिली क्या हमें कि हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल इज इक्वल टू 16 मीटर और उसके बाद मिली इसकी शैडो देन लेंथ ऑफ शैडो वो मिली 12 मीटर नेक्स्ट का है फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री यानी कंपेयर किसके साथ कर रहा है वो ट्री के साथ दस कास्ट शैडो यहां लिखा हमने हाइट ऑफ ट्री वो मुझे फाइंड करनी है यानी वो मेरी x मीटर हो गई और शैडो ऑफ या लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ट्री और वो दे रखी है मुझे 18 मीटर दोनों की कंडीशन सेम है तो सेम कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें इसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस क्या चलेगा अपना कि हाइट ऑफ पोल इज टू height of tree is proportional to shadow of pole is to shadow of tree सबका रेशियो सेम चलेगा अब पोल की हाइट कितनी देखो अपना 16 हाइट ऑफ ट्री किसके इक्वल है कि x के प्रोपोर्शनल में गया किसको लेके चलूं लेंथ ऑफ शैडो क्या किसकी थी पोल की 12 और इसकी थी अपने पास 18 फिर वही घूम घुमा के अपनी सेम पोजीशन में पहुंच गए प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है ना प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम देन मीन में क्या चला कि x मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई बाय 18 देयरफॉर x इज इक्वल टू 16 into 18 upon 12 4 4 जा 16 4 3 जा 12 3 1 जा 3 3 6 जा 18 then x equals to 6 4 जा 24 मीटर और x किसको रिप्रेजेंट करता था इस क्वेश्चन में अपने को कि हाइट ऑफ द ट्री सो हाइट ऑफ द ट्री
इज इक्वल्स टू 24 मीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन ओके बाय, टेक केयर बेटा।